हेलो दोस्तों, मेरा नाम उमेश कुमार शुक्ला और मैं बीआरडी मेडिकल का इस गोरखपुर में सेकंड फ्लॉप का स्टूडेंट हूं। मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं आइसो एंजाइम के बारे में। आइसो एंजाइम यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि मस्ट रीड टॉपिक है ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए। आज हम समझेंगे कि आइसो एंजाइम क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उनका एग्जाम्पल क्या है और उनका कहाँ पर यूज है, ठीक, और वो कहाँ पर डिस्फंक्शन करती हैं, इसके बारे में पता लगाएंगे इसमें। तो वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, इससे पहले आप यार लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, मार दीजिए, फोड़ दीजिए, जो करना है आप करिए करिए ज़रूर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आइसो एंजाइम्स। आइसो एंजाइम क्या है? आइसो मतलब सेम, एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट। तो सेम बायोकैटलिस्ट यानी कि सेम रिएक्शन को कैटेलाइज करने वाले एंजाइम्स को क्या कहते हैं? आइसो एंजाइम्स। मान लीजिए आपके पास में लैक्टेड है, उसको पायरुवेट में तोड़ना है तो लैक्टेड डिहाइड्रोजनेज का यूज होगा। लैक्टेड डिहाइड्रोजनेज कई प्रकार के हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 प्रकार के, 5 प्रकार के हो सकते हैं। तो उस रिएक्शन को कोई भी आइसो एंजाइम यानी कि कोई भी एंजाइम उस कैटेगरी की कैटेलाइज कर सकती है, और जो इन्हीं इसीलिए उनको क्या कहते हैं? आइसो एंजाइम, सेम एंजाइम, ठीक है, सेम काम करने वाली एंजाइम यानी कि एनालॉगी होंगी एक दूसरे के। तो अगर आपको डिफिनीशन लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे फिजिकली डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ द सेम एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि फिजिकली डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ द सेम एंजाइम एक्टिविटी। सेम एंजाइम एक्टिविटी कर रही हैं लेकिन उनका फिजिकल फॉर्म क्या है? डिफरेंट है। तो फिजिकली डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ द सेम एंजाइम एक्टिविटी। मल्टीपल मॉलिक्यूलर फॉर्म्स, जो मल्टीपल मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ एन एंजाइम आर डिस्क्राइब एज आइसो एंजाइम्स और आइसोजाइम्स। जो मल्टीपल मॉलिक्यूलर फॉर्म्स होगा एक किसी एक एंजाइम का, उसको क्या कहते हैं? आइसो एंजाइम या आइसोजाइम्स। अगर सभी सब यूनिट सेम हों यानी कि सभी अमीनो एसिड सेम हों तो उसको होमोमल्टाइमर कहेंगे, होमोमल्टाइमर कहेंगे। और ये प्रोड्यूस होगी सिंगल जीन द्वारा। कहाँ से प्रोड्यूस होगी? सिंगल जीन द्वारा। वहीं पर अगर डिफरेंट सब यूनिट्स हैं तो हेट्रोमल्टाइमर कहेंगे, और ये प्रोड्यूस होगी डिफरेंट जीन द्वारा। अब जो आइसो एंजाइम है उनको कई कैटेगरी, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ट्रू आइसो एंजाइम, लैक्टेड डिहाइड्रोजनेज, एल्लोजाइम्स। जो आपके बुक में लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ट्रू आइसोजाइम। ट्रू आइसोजाइम यानी कि ये प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट जीन। भाई ट्रू है मतलब कि वो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल फार्मूला रख रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब यूनिट रख रही हैं, यानी कि वो क्या है? डिफरेंट फार्मूला रख रही हैं, डिफरेंट सब यूनिट रख रही हैं, तभी तो वो क्या है? ट्रू है। रियलिटी में अलग हैं तो क्या कहेंगे? प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट जीन, प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट जीन। तो डिफरेंट जीन से प्रोड्यूस हो रही हैं, क्या हो रही है? डिफरेंट जीन से प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रही है? डिफरेंट जीन से प्रोड्यूस हो रही हैं। तो प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट जीन्स, एग्जाम्पल है सेलाइवरी एमाइलेज एंड पेंक्रियाटिक एमाइलेज। जो सेलाइवरी एमाइलेज होती हैं और पेंक्रियाटिक एमाइलेज हैं, दूसरे एक दूसरे से डिफरेंट है, एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है, जेनेटिकली डिफरेंट है, यानी कि ये डिफरेंट जीन से ही डिफरेंस है, तभी ये सेलाइवरी एमाइलेज बनने के लिए अलग जीन होती है और पेंक्रियाटिक एमाइलेज बनने के लिए अलग जीन होती हैं। वहीं पर दूसरा क्या है? लैक्टेड डिहाइड्रोजनेज, ऑल डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल। जितने भी डिफरेंट फॉर्म होंगे वो सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लैक्टेड डिहाइड्रोजनेज 1 2 3 4 एंड 5, ये सभी एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे। एलोजाइम्स क्या होते हैं? एलोजाइम्स क्या होता है? डिफरेंट एलील्स ऑफ सेम जीन। डिफरेंट एलील्स हैं सेम जीन की। एक लोकस भाई जीन है, उस पर कई सारे एलील्स होंगे तो डिफरेंट एलील्स होंगे सेम जीन के। ओनली वन फॉर्म विल बी प्रेजेंट इन वन इंडिविजुअल। केवल एक फॉर्म किसी एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगा, जैसे कि ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज। ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज 400 जेनेटिकली डिफरेंट एलो एंजाइम्स होती हैं, 400 लगभग 400 जेनेटिकली डिफरेंट एंजाइम होती हैं, जो तुम्हारी आल प्रोड्यूस कहाँ पर होती हैं? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। आल प्रोड्यूस ऑन सेम लोकस ऑन एक्स क्रोमोसोम। आल प्रोड्यूस ऑन सेम लोकस ऑन प्रोड्यूस ऑन सेम लोकस
ऑन द एक्स क्रोमोसोम। तो ये सभी एक्स क्रोमोसोम पे बन रही हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आइसोफॉर्म्स, तीसरा नंबर क्या है, आइसोफॉर्म्स। आइसोफॉर्म्स क्या है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के बाद में जिनका कैरेक्टर डिफरेंट होता है, मतलब कुछ फिजिकल फॉर्म डिफरेंट हो जाएगा, उनको क्या कहेंगे, आइसोफॉर्म्स। इसमें एग्जांपल है एलपी। एलपी के 6 आइसो एंजाइम्स होते हैं। एलपी के कितने आइसो एंजाइम होते हैं, 6, ठीक है। 6 आइसो एंजाइम्स होते हैं एलपी के। तो देखते हैं अब उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके बारे में पता करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे जान पाएंगे कि आइसो एंजाइम ही है ये। तो पहला नंबर देखेंगे इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। अगर आप उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे तो जो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज 1 होता है उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज 5 से। तो इस पर आप आर्डर भी लिख सकते हैं, LDH1 ग्रेटर देन LDH2 ग्रेटर देन LDH3 ग्रेटर देन LDH4 ग्रेटर देन LDH5। तो यानी कि जो LDH1 है उसकी मोबिलिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वहीं पर तो इसका जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के कारण हम क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंट आइसो एंजाइम्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग पीक आएगा भाई, अलग अलग पीक आएगा एक दूसरे का, तो एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। तो जैसे कि LDH हुआ, LDH है आपका, CK है यानी कि क्रिएटिनिन है, अल्काइल फास्फेटेज है, इनको सेपरेट किया जा सकता है इस टेक्निक के द्वारा, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी द्वारा। तो ये कि कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया किसका, आइसो एंजाइम्स का। उसके बाद में अगला है हीट स्टेबिलिटी। देखो अधिकांश जो आइसो एंजाइम्स होती है वो हीट स्टेबल नहीं होती है, हीट स्टेबल नहीं होती हैं। जैसे कि अल्फा 2 वेरिएंट होता है अल्काइल फास्फेटेज का, क्या होता है वो हीट लेबाइल होता है। तो आइसो एंजाइम्स में भी इजिली डिनेचर्ड बाई हीट, जो आइसो एंजाइम होंगी वो इजिली डिनेचर्ड हो जाती हैं जनरली हीट के द्वारा। जैसे बोन आइसो एंजाइम्स ऑफ अल्काइल फास्फेटेज। तो बोन आइसो एंजाइम ऑफ एल्कलाइन फास्फेटेज का एग्जांपल है, जैसे इसको बाल्ब शार्ट में कहते हैं, बोन आइसो एंजाइम ऑफ एल्कलाइन फास्फेटेज। ये इनहिबिटर्स की तरह भी काम करते हैं, जैसे सेंसिटिव, ये इनहिबिटर्स मतलब ये सेंसिटिव टू इनहिबिटर के प्रति भी सेंसिटिव होती हैं आइसो एंजाइम्स। एग्जांपल है टार्ट्रेट लेबाइड एल्कलाइन फास्फेट। उसके बाद में सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। केम डिफरेंट फॉर डिफरेंट आइसो एंजाइम। जो केम होता है वो एंजाइम के लिए डिफरेंट होता था, वैसे यहाँ आइसो एंजाइम के लिए डिफरेंट होगा, यानी कि केम डिफरेंट होगा डिफरेंट आइसो एंजाइम के लिए। जैसे एग्जांपल है ग्लूकोकाइनेज हैज मोर केम एंड हेक्सोकाइनेज हैज लो केम फॉर ग्लूकोज। यानी कि ये बताओ हमको यहाँ बताओ कौन जल्दी रिएक्शन करवाएगा, हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज। तो जिसका केम होगा उसकी एफिनिटी क्या होगी, जिसका केम कम होगा उसकी एफिनिटी क्या होगी, सबसेट के ऊपर ज़्यादा होगी। तो कौन प्रीफर करोगे यहाँ पे, हेक्सोकाइनेज प्रीफर करोगे, ठीक है, हेक्सोकाइनेज प्रीफर करोगे ग्लूकोज के रिएक्शन के लिए। तो अगला फैक्टर है कोफैक्टर, मतलब अगला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कोफैक्टर। कोफैक्टर ऐसे कि बहुत सारे डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिफरेंट कोफैक्टर की आवश्यकता होती है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, जो माइटोकॉन्ड्रियल आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज है वो NAD+ डिपेंडेंट होता है। वहीं पर साइटोप्लाज्मिक आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज NADP+ डिपेंडेंट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, को फैक्टर पे डिपेंड करता है। को फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं डिफरेंट कंपार्टमेंट में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल एसोसिएटेड डिहाइड्रोजनेज NAD+ डिपेंडेंट होता है, वहीं पर साइटोप्लाज्मिक एसोसिएटेड डिहाइड्रोजनेज तुम्हारा NADP+ डिपेंडेंट होता है। टिश्यू ऑफ ओरिजिन, मतलब कहाँ से ओरिजिन हो रहे हैं या कहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे कि लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की कई सब यूनिट होती हैं, तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की जो H4 सब यूनिट होती है वो हार्ट में काम करती है, हार्ट के लिए होती है। वहीं पर जो M4 होती है वो मसल में, ठीक है, लेकिन टिश्यू ओरिजिन क्या है, मसल में। अब उसके बाद में सेंसिटिव एंटीबॉडी। देखो एंटीबॉडी के लिए जो आइसो एंजाइम होती हैं वो एंटीबॉडी के लिए सेंसिटिव होती हैं। डिफरेंट आइसो एंजाइम सेंसिटिव टू डिफरेंट एंटीबॉडी। डिफरेंट आइसो एंजाइम, जैसे कई सारी आइसो एंजाइम है तो वो डिफरेंट एंटीबॉडी के लिए सेंसिटिव होंगी, यानी कि हमारे लिए फ़ायदा ही है। हम अगर किसी एंजाइम को ब्लॉक करना चाहते हैं तो हम एंटीबॉडी उसके ही खिलाफ बनाएंगे, उस पर ही काम करेगा, दूसरे के खिलाफ काम नहीं करेगा। तो ये अच्छा ही काम है। जैसे CK आइसो एंजाइम आर सेपरेटेड बाई एंटीबॉडीज़। अब CK में 3 होती हैं, 1 2 3 MB इसका यूनिट होता है। तो ये अभी आगे इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में परेशान मत होइए। तो जो CK होता है यानी क्रेटिनिन होता है, क्रेटिनिन काइनेज होता है, उसको सेपरेट कर सकते हैं एंटीबॉडी द्वारा। तो एंटीबॉडी द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि जो 1 2 3 होगा उसको एंटीबॉडी देंगे, एक एंटीबॉडी दिए जो एक से जुड़ा रहा था,
दूसरा एंटीबॉडी दिए जो 2 से जुड़ रहा था, तीसरा एंटीबॉडी दिए तो 3 से दिया जुड़ रहा था, तो तीनों को क्या होगा, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। अब क्लासिकल एग्जांपल देखते हैं। क्लासिकल एग्जांपल में हम 3 देखेंगे, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, क्रेटिनिन और साथ में देखेंगे एल्कलाइन फास्फेटेज। तो यहाँ पे जो मोस्ट आपको लिख कर ही आना है वो क्या है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज वाला। इसको आप, और ये फ्लिप्ड पैटर्न आप जरूर ध्यान रखिएगा। फ्लिप्ड पैटर्न आप अपने दिमाग में रखिएगा। फ्लिप्ड पैटर्न आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है या वाई वाई पूछा सकता है आपसे। देखिए, जब इसकी जो सब यूनिट होती है वो एच एम सब यूनिट होती है। 5 प्रकार का होता है। तो पहला H4 दे दो, एक H कम करो, एक M दे दो, H3M, उसके बाद H2M2, उसके बाद HM3, उसके बाद M4। जो H4 होता है वो हार्ट में होता है, प्रेजेंट होता है। वहीं पर HM3 तुम्हारा लीवर में और M4 तुम्हारा मसल में प्रेजेंट होता है। नॉर्मली जो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज 2 होता है वो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज 1 से ज़्यादा होता है, यानी कि जो LDH2 का कंसनट्रेशन LDH1 से ज़्यादा होता है। लेकिन जब मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन होता है, आप इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन होता है तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज 1 का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज 2 से। और इसी को कहते हैं फ्लिप्ड पैटर्न। क्या कहते हैं, इसी को फ्लिप्ड पैटर्न कहते हैं। तो ये लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का एग्जाम्पल हो गया। अगला हम देखेंगे क्रेटिनिन काइनेज का एग्जाम्पल। अब देखो, जो क्रेटिनिन होता है वो चेंज होता है फास्फोक्रेटिन में। जो क्रिएटिन होता है वो फास्फोक्रेटिन में चेंज होता है बाय द हेल्प ऑफ CK1, CK2, CK3, यानी कि क्रेटिन काइनेज 1, क्रेटिन काइनेज 2, क्रेटिन काइनेज 3। इसकी जो यूनिट होती है MB होती है। पहले को B2 दे दो, दूसरे को MB, M2। देखो, B है मतलब ब्रेन इन्फेक्शन में तुम्हारा B2 बढ़ जाता है। तो B2 का कंसनट्रेशन CKB2 तुम्हारा कहाँ बढ़ता है, CKB2 किस में बढ़ जाएगा, ब्रेन इन्फेक्शन में, कंसंट्रेशन इसका इंक्रीज हो जाएगा। वहीं पर MB तुम्हारा हार्ट इन्फेक्शन में का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वहीं पर M2 में अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो ये मार्कर की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्कर अभी जब मार्कर पढ़ाएंगे, अलग टॉपिक है उसको, उस पर भी 60 नोट आते हैं, तो फिर वहाँ फिर अच्छे से और बताएंगे। तो CK1, CK2, CK3 तुम्हारा ब्रेन इन्फेक्शन में CKB2, हार्ट इन्फेक्शन में CKMB, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में CKM2, ये तुम्हारा इंक्रीज होता है। उसके बाद एल्कलाइन फास्फेट का प्रकार देखेंगे और ये आइसो एंजाइम्स आपका खत्म हो गया। इतना आप लिख के आएंगे, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। देखो, जो एल्कलाइन फास्फेट है इसमें कई 6 प्रकार के होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2HL, अल्फा 2HS, प्री बीटा, गामा, LAP का फुल फॉर्म है ल्यूकोसाइड एल्कलाइन फास्फेटेज। अल्फा 1 तुम्हारा बिलियरी ट्री में होता है, बाइल डक्ट जानते होंगे ना, तो बिलियरी ट्री में होता है। अल्फा 1 बिलियरी ट्री में होता है, अल्फा 2HL लिवर में होता है, अल्फा 2HS प्लेसेंटल ओरिजिन होता है, और वहीं पर प्री बीटा तुम्हारा बोन में पाया जाता है, और गामा इंटेस्टाइन में पाया जाता है, LAP, ये तो नाम ही है ल्यूकोसाइड एंड WBC, ल्यूकोसाइड एल्कलाइन फास्फेटेज। देखो, हेपेटिक डिजीज जब होता है तो जो एल्कलाइन फास्फेटेज होता है वो 2 से 3 टाइम इंक्रीज हो जाता है, 2 से 3 टाइम इंक्रीज हो जाता है। जो हेपेटिक डिजीज में 2 से 3 टाइम इंक्रीज हो जाता है एल्कलाइन फास्फेटेज। लेकिन अगर वहीं ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है तो 10 से 12 टाइम इंक्रीज हो जाता है। ये चीज़ें आपको समझनी है जब कार्डियक मार्कर पढ़ाएंगे। तो कार्डियक मार्कर और लीवर मार्कर, जो एंजाइम का डायग्नोसिस यूजेज पढ़ाएंगे, जब क्लिनिकल यूजेज पढ़ाएंगे एंजाइम का, तो उसमें अच्छे से और ये सब समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो, और बेल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि अगला वीडियो जल्द ही मिलने वाला है। धन्यवाद। बंद नहीं हो रहा है यार, ये कह रहा और तुमसे जुड़े रहें। हाँ, सच में नहीं बंद हो रहा है। अच्छा, इसलिए नहीं बंद हो रहा था।